Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome to my channel Learn to Teach. So today we are going to discuss about the semester 1 and semester 3 कानपुर यूनिवर्सिटी वेयर एग्जाम्स। तो आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं 11th फेब से। सिलेबस आपका बहुत ब्रॉड है। आई होप कि आप लोगों ने चेक किया होगा, और अगर नहीं भी चेक किया है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं वन बाय वन डीपली हर चीज़ को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सिंस मैं मान के चल रही हूँ कि 10 डेज़ ही हैं, 1 फेब टू 10 फेब। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, वर्क तो आपको हार्ड करना है इन 10 डेज़ में, बिकॉज ऑफकोर्स आप बीएड कर रहे हैं, आपका आगे इसके बाद आगे के टीचिंग एग्जाम्स को आपको फिलअप करना है, उसमें अपेयर होना है, उसमें सिलेक्शन लेना है, और साथ में अभी भी टीचिंग अगर आप कर रहे हैं तो दोनों ही जगह इसका पूरा बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए आपने इसमें एनरोलमेंट लिया ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी अब कैसे पेपर को क्लियर करना है, बिकॉज कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि मैम मैंने अभी से स्टार्ट करा है पढ़ना, और मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ एंड ऑल, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है अभी। लेकिन अब इस 10 डेज़ को आपको कैसे यूटिलाइज करना है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। तो उसके लिए आपको करना होगा वर्क हार्ड, लेकिन वर्क हार्ड से पहले आपको करना है वर्क स्मार्ट। ओके, तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क से मेरा क्या मतलब है, अभी मैं आपको डीपली एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस इतना ब्रॉड है और आपके पास जो भी इजी नोट्स या बुक्स एंड ऑल है, सब में बहुत बहुत लैंग्वेज में, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में भी लिखा रहता है और बहुत ब्रॉड सिलेबस लिखा रहता है। ठीक है, तो इस 10 डेज़ में आपको सब कुछ तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि कैसे आपको एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करके, को रिलेट करके पढ़ना है, जिससे आप जो एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए सारे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ और उन आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिससे आपको आपके अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। ये स्ट्रेटजी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 के लिए है, बिकॉज वो सब्जेक्टिव होता है, बट सेकेंड एंड फोर्थ जो है आपको ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए कंप्लीट अलग स्ट्रैटेजी होती है, जो मैं आपके आने वाले वीडियोज़ में लेकर आऊँगी आफ्टर दिस एग्ज़ाम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी टू स्कोर गुड मार्क्स, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3। ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपके पास है पेपर 4 और सेमेस्टर 3 में आपके पास है पेपर 2। तो ऑब्वियसली सेमेस्टर 3 वालों को ईजी पड़ने वाला है, बट सेमेस्टर 4 के लिए 10 डेज़ की स्ट्रेटजी थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उन्हें ज़्यादा ध्यान से सुनना है। चलिए देख लेते हैं, एक बार पेपर पैटर्न वापस से चेक करते हैं। पेपर पैटर्न क्या है, टोटल मार्क्स 75 होते हैं, और ये जो टाइम आपको मिल रहा है सिर्फ 2 आवर्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान में रखना, क्योंकि 2 आवर्स ऑब्वियसली पूरा पेपर अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो भी ये कम पड़ जाता है, लोगों के पेपर छूट जाते हैं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, पेपर छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो हर क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं, ये पूरे कंपलसरी हैं, इसमें से कुछ चॉइस नहीं है, और यही सबसे डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि यहाँ से वो हर टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो अगर आप सोचें कि मैं ये यूनिट नहीं पढ़ूंगा या ये क्वेश्चन छोड़ दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर टॉपिक को टच करना है। क्लियर, क्योंकि वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक। ओके, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक देयर। आप जो पढ़ कर गए होंगे उसी के बेसिस पे काम कर पाएंगे वहाँ पर। और 2 जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये करना इजी पड़ता है, क्योंकि इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना है, तो ये करना इजी है, 15 मार्क्स का है। बट आपको कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। जो हमारे सेमेस्टर 1 वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, 10 डेज में वो 2 डेज, कीप 2 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। सबसे पहले तो 4 पेपर्स में हर पेपर के लिए आप 2 डेज रखेंगे। क्लियर, 1 2 3 4, तो टोटल कितने डेज आपके कवर हो रहे हैं, 8 डेज। और लास्ट जो आपका 9th फेब और 10th फेब है वो आप पेपर 1 के लिए ही रखेंगे, सिर्फ उस दिन आप पेपर 1 को ही रिवाइज करेंगे। आप सोच सकते हैं कि आप कैसे, ये कैसे, क्योंकि कोई भी गैप तो है नहीं। ठीक है, पूरा पेपर कैसा हो रहा है, 11 को, देन 12 को, देन 13
और जो एक ऑप्शनल पेपर है दैट इज 14, है ना, कोई भी गैप नहीं है पेपर में। अब हमें करना क्या है, टोटल 4 यूनिट्स इन ईच पेपर, और आपके हर पेपर में कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है वो हर यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कोई यूनिट नहीं है वो छोड़ दें, हर यूनिट से क्वेश्चन पूछ। तो अभी आपको टारगेट क्या रखना है, 2 days फॉर ईच पेपर, मैंने बोला है आपको 2 यूनिट्स इन अ डे करनी है। ठीक है, आपका यहाँ से क्या निकल के आता है, 2 यूनिट्स इन अ डे करनी है। ठीक है, जिसमें और साथ में आपको 23 और 24 के PYQ करने हैं। 24 के PYQs मैंने अपलोड कर दिए हैं, 23 के PYQs मैं और अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, तो अभी आपके पास या तो इजी नोट्स होंगे या तो बुक होगी। ठीक है, जो कुछ भी है उसको पढ़ना कैसे है, बिकॉज ऑब्वियसली इजी नोट्स में इतना ज़्यादा लिखा हुआ है कि सब कुछ पढ़ना कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा मैं इतना पढ़ रहा हूँ इतना छोड़ रहा हूँ, लेकिन यही नहीं करना है, आपको हर टॉपिक को टच करना है। चलिए अब सिलेबस एक बार देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कैसे। जैसे कि ये है आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेमेस्टर 1 वालों का पहला। ये तीनों पेपर तो कॉमन है सबके लिए। लास्ट में एक ऑप्शनल पेपर आता है जो हर कॉलेज वाइज आपका डिपेंड करता है। ठीक है, ये कॉमन है फॉर ऑल, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, आगे डिस्कस कर। अभी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में, फिलॉसफी में, सोशियो में, जिनका जिनका ग्रेजुएशन में अगर है पेपर ये सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या फिलॉसफी, तो उनको थोड़ा इजी पड़ेगा। बट जो साइंस के स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली वो पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब। ठीक है, जैसा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे पता है कि मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत टफ लग रहा था, बट जब मैंने पढ़ा तो रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बस आपको समझना है। और आप जब नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपको मज़ा भी आता है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि मुझे क्या पढ़ना है, मतलब मुझे सीखने के लिए पढ़ना है। और जब आप इस इंटेंशन के साथ पढ़ेंगे कि सीखने के लिए पढ़ना है, ये बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये मैंने कराया भी हुआ है वीडियोज़ में, पहला वीडियो मैंने इसी पर बनाया है, आप इसको जाके देख सकते हैं। एजुकेशन मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, अगेन फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, और इसके बाद रोल ऑफ होम्स, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया एंड स्कूल मीडिया। पूरा जनरल टॉपिक है, डिस्कस भी किया है मैंने अपने वीडियो में, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। पूरा जनरल टॉपिक है, इसको सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे, आप लिख लेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज ये जनरल टॉपिक है। ठीक है, बस आपका जैसे मीनिंग होता है तो इसमें थोड़े से कुछ वर्ड हैं जैसे एजुकेटम, एजुसियर, ये सब जो है एटमोलॉजिकल मीनिंग है, और जो कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बाकी आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से लिख पाएंगे। सिमिलरली अब आते हैं फिलोसफी पर, जो आपका यूनिट 1 हो गया, जो आपको डे 1 पे पढ़ना है। मैंने बोला डे 1 पर आपको ये दोनों यूनिट कवर करनी है। ठीक है, डे 1, और डे 2 पे आपको ये वाली दोनों यूनिट कवर करनी है। तो आप अपना इजी नोट उठाएंगे, उसमें जहाँ पे ये सारी पॉइंट्स लिखे हैं, टॉपिक लिखे हैं, बस उन्हीं को पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी उसमें क्वेश्चंस लिखे हैं उस पर नहीं जाना है, क्योंकि आपको जो भी आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आएगा, आपको यही कंटेंट लिखना है, ये आप दिमाग में रखेंगे, बस उसको उस कॉन्टेक्स्ट में चेंज करेंगे, बट आपको यही घुमा फिरा के यही चीज़ पूछी जाती है। बस चूंकि सिंस यू आर अ बीएड स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आप उसमें अपने थॉट्स तो इंक्लूड करेंगे, तो उसको आपको बस अपने थॉट्स में लिखना है। सिमिलरली यहाँ पर आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर पढ़ेंगे, जो कि मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है। रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन एंड फंक्शन ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन, बस यहीं पर वो कॉन्सेप्ट लागू होगा। ये दोनों आप टॉपिक, इन दोनों टॉपिक को आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, मीन्स दोनों में आप सेम कंटेंट लर्न करेंगे। फंक्शंस एजुकेशनल फिलॉसफी और रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एजुकेशन, यहाँ से आपका लॉन्ग भी बन जाएगा और शॉर्ट भी बन। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, अगेन मैंने शॉर्ट फॉर्म में अपने उस वीडियोस में कराया हुआ है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही वहाँ से आपको मिल जाएंगे, यू कैन चेक। ठीक है, डे 1 पे आप इतना पढ़ेंगे और देखिएगा आपको सच में लगेगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब हो गई है, 2 यूनिट तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट डे, ठीक है, जिसमें आपको अगेन 2 यूनिट्स पढ़नी है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। वेदांत, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर बस प्रॉपर आपको उस चीज़ों की जो फैक्ट हैं
उन पर ध्यान देना है। जैसे गौतम बुद्ध की पूरी हिस्ट्री थोड़ी बहुत, जो उन्होंने स्टार्टिंग किया कहाँ से, फिर उन्होंने निर्वाण लिया कब, कहाँ, कैसे, फिर क्या क्या उनके टीचिंग्स थी, उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, ये सारी बुद्ध जी, जैनिज्म एंड वेदांत, ठीक है, इनको जाके आपको अच्छे से पढ़ना है। ये फैक्ट्स बेस है। स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है ये नया रहता है। यहाँ पर आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म, ये जिन्होंने फिलोसफी पहले नहीं पढ़ी है उनके बारे में ये नया है, उनको भी नहीं, उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये वेदांत के बारे में तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है फिलोसफी उनको भी पता होता है कुछ ना ये। और बस यहीं पर आपको लगाना है, ये जो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म है, जब आप इनको पढ़ेंगे तो इनको आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर, इनसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। लाइक अगर आप प्लेटो पढ़ेंगे और साथ में आप रियलिज्म पढ़ेंगे, सिंस प्लेटो बिलोंग करते हैं रियलिज्म फिलोसफी से, तो आप इन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। सेम कंटेक्स्ट को इस तरीके से लर्न करेंगे कि वो प्लेटो से कुछ प्लेटो की हिस्ट्री पढ़नी है आपको, देन रियलिज्म क्या होता है वो पढ़ना है, फिर दोनों के साथ में रोल ऑफ टीचर, टीचिंग, रोल ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स, जो कुछ है पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल, ये दोनों को आपको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। दिस मीन्स प्लेटो से रिलेटेड कुछ आएगा तो आप, और रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दोनों में आप सेम कंटेंट लिख सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली मैं बता रही हूँ, रूसो है, आइडियलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो आइडियलिज्म और रूसो को आप एक साथ मिलाकर लिख सकते हैं। दोनों की एक से एक कंटेक्स्ट तैयार करिए। ऐसा नहीं है कि हमने आइडियलिज्म के लिए कुछ अलग से कॉन्टेक्स्ट बनाया, कंटेंट पढ़ा, फिर रूसो के लिए कुछ अलग से कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो दोनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़िए। सेम फॉर जॉन डेवी जो प्रैग्मेटिज्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट पाउले फेरे के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इस पर स्पेशल क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो टॉपिक नया है मैं बोल रही हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, आप 8 to 10 लाइन्स आपको हर टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ उस पर प्रिपेयर करनी है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है एजुकेशनल थिंकर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इरेज करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। हाँ, दूसरे हमारे आते हैं इंडियन थिंकर्स। महात्मा गांधी जी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आते ही आते हैं। महात्मा गांधी आए हैं, लास्ट ईयर भी आए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आए हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, गुज्जू भाई के बारे में, और जय कृष्ण मूर्ति, इनका क्या बॉन्ड है, क्या ब्रॉन एंड ब्रॉटअप है, पूरा अर्ली लाइफ, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ना है हर किसी का। उसके बाद उनके किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, कौन सी फिलॉसफी है उनकी, उसके बाद उनकी क्या योगदान है एजुकेशन में, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको अगेन मैं बोलूँगी, 10 to 15 लाइन आप लॉन्ग के हिसाब से आप हर किसी के बारे में पढ़ लीजिए, और जब आप इतना पढ़ लेंगे अपने आप एलोबरेट करके लिख पाएंगे, आप खुद लिख पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया कि आपको पेपर 1 कैसे तैयार करना है। जो भी नाम लिखे हैं इनको आपको ज़रूर पढ़ना है, इसमें से एक भी नाम को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर आप महात्मा गांधी आ गए और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उनके बारे में कुछ लिख नहीं पाएंगे, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कब उनका बॉन्ड हुआ, उन्होंने कहाँ पे कैसी शिक्षा ली, जैसे बेसिक एजुकेशन है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो आप किसी उसको और में नहीं डाल के आएंगे। और अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करके वहाँ पर हाईलाइट करके लिख देते हैं ना, इतने में एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डीप में आपकी पूरी कंटेंट को कोई भी नहीं पढ़ता है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर एंड ऑल तो आपके सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। इस तरीके से आप सबके बारे में 10 लाइन तैयार कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये डे 2 में हो गया, और बहुत ईजी पड़ेगा आपको, देखिएगा जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो पूरा ईजी नोट है वो नहीं पढ़ना है, जो जो ये मैंने बोले हैं, क्योंकि अब लास्ट में आपको पेपर क्लियर करना, आप 10 दिन में आप क्या ही कर लेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो आपका एक भी यूनिट नहीं कंप्लीट होगा। तो आपको इस तरीके से सिलेबस को ध्यान में रख के, इजी नोट्स में भी फर्स्ट पेज पे सिलेबस दिया रहता है इसी तरह से यूनिट वाइज, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक करिए और यूनिट के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसी तरह से हम पेपर 2 की बात डिस्कस कर लेते हैं, विच इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर देखिए ये पूरे जनरल टॉपिक होते हैं, सोशियोलॉजी क्या है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी आपको पढ़नी है, इस पे आता ही क्वेश्चन है कि एजुकेशन में सोशियोलॉजी का क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है, और सोशल सोसाइटी का एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन का सोसाइटी में क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे कि रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट, ट्राइब, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत जनरल टॉपिक लगेगा, उठा के टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिएगा,
बहुत घूम घूम के क्वेश्चंस में मत जाइएगा। इसके बाद जो सेकंड आता है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ऑब्वियसली ये पूरा फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड है। मैंने आपको बोला डे 1, अगेन इसके लिए 2 यूनिट के लिए आपको 1 डे रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको लर्न करने हैं। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, पूरा क्वेश्चन आ चुका है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब आप जब लर्न करेंगे ऑब्वियसली फटाफट लिखना है आपको, क्वेश्चन याद करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगेन पढ़ना है। आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोविजंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपको लर्न करने हैं। तो अभी आप कुछ जैसे आप यूनिट 1 में जाएंगे, यहाँ पर जनरल चीज़ें मिलेंगी, बट यूनिट 2 ये आपको लर्न करनी है। इसमें आप बना के कुछ नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो ये आपको लर्न करना है, इसको आपको अच्छे से लर्न करने हैं। यहाँ तो फिर भी आप अपने मन से चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप डाल लेंगे कि सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है, एजुकेशन कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, सोशल और कल्चर चेंज कैसे होता है एजुकेशन के थ्रू। तो ये चीज़ें तो आप बना के वापस से लिख पाएंगे, बट जो लर्न करने वाली चीज़ है ये नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कब इसका अटैच किया गया था अमेंडमेंट में, कैसे संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड ऑल। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो सबको पता है, वो एजुकेशन के साथ जब आप पढ़ेंगे पूरा ना, तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। तो यूनिट 2 आपको इस तरह से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 3 पर। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का। तो जब आप ये पढ़ेंगे ना यहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड टू, बस ये चीज़ यहीं पर आप कनेक्ट हो जाएगी आपकी इससे। क्लियर। यहाँ पर आता है मार्जिनलाइजेशन, थोड़े पढ़ सकते हैं आप, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अगेन आपकी यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान से कनेक्ट हो जाएगी। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वो जो बुक रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओके। एक रोल ऑफ टीचर आप पढ़ सकते हैं, लिंकिंग सोसाइटी। ऑब्वियसली जब इतना पढ़ेंगे तो आपका रोल क्या है ये इस पे क्वेश्चन आता ही है, आ जाता है। जो एजुकेशन में रोल है, जो एजुकेशन का रोल है वही टीचर का रोल है। समझ में आया आपको कैसे रिलेट करना है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक उठा लेना है, अपना यूनिट खोल लेनी है यूजी नोट्स की या बुक की जहाँ की भी, और वहाँ से ऐसे पढ़ना है टॉपिक से। उसके क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम राइट टू एजुकेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है ये आपका यूनिट नंबर 4। तो मैंने ये बोला ये जनरल टॉपिक है, बट ये लर्न करने वाला है। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान बिल्कुल आपको रट लेने हैं। एलएलएम सारी डिटेलिंग इनकी, फैक्ट्स और मिड डे मील। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या है, आश्रम पद्धति क्या है, इनके बारे में ज़रूर आप 8 to 10 लाइंस पढ़ के जाइए। इनमें से कुछ ना कुछ मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के ही जाना है। क्लियर हो गया मैंने आपको जो बताया है कि कैसे करना है। बस इसी तरीके से आपका है अगेन साइकोलॉजी। जो नेम वाली चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, लाइक पियाजे हुए, थ्योरी हुए, कोलबर्ग की हुई, वाइगोत्स्की हुई, पावलॉक क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्किनर ऑपरेंट थ्योरी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप कुछ अपना नहीं डाल सकते, थॉइनडाइकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये जो नाम से जो आ रही हैं, ऑब्वियसली ये साइकोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ना है जो नया है, जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके मैं प्रीवियस ईयर भी डालूंगी, तो आप वहाँ से भी देखिएगा कि क्या क्या है। इसलिए साइकोलॉजी का जो है आपका बहुत ब्रॉड है और बहुत नया चीज़ है, तो अक्सर लोगों का इसमें ही फंस जाता है, क्योंकि हर चीज़ नहीं है, कुछ भी आप कोरिलेटेड नहीं कर पाएंगे। ये सारे नाम है, तो कोशिश करिए कि आप साइकोलॉजी पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ। सेम ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, एक बार आप खाली रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा पर्सनालिटी क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, सभी पता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स थ्योरी, हाँ यहाँ पे ये थ्योरीज जो दी रहती हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पर, हाँ ऑप्शनल पेपर में किसी का इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, किसी का वैल्यू एंड पीस एजुकेशन होगा, किसी का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। अगेन ये सारे जो टॉपिक्स हैं कॉमन ही रहते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, बट जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है 1995 पीडब्ल्यू एक्ट, ये आपको पढ़ के जाना है। 2016 आरटी एक्ट 2009, एनईपी 2020, ठीक है। तो ये जो नाम सी चीज़ें दी हुई हैं ये आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि इनमें आप कुछ अपना बना के नहीं लिख पाएंगे। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको कैसे पढ़ना है। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर
डिसेबिलिटीज़, इसी तरीके से जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपको पढ़ के जानी है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ये सब आपको पढ़ के जानी है। बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कैसे चीज़ें आपस में कोरिलेट हो रही हैं। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर 3 वालों की, जिनके पास तो 2 ही पेपर्स हैं, ईजी पड़ेगा उनको। 5 डेज़ फॉर ईच सब्जेक्ट रखेंगे, बहुत है, अच्छे से है। PYQ कर लेंगे, जो मैंने प्रोवाइड करा दूंगी अभी आपको चैनल पर। 24 की कराइए, 23 की भी मैं आपको PYQs करा दूंगी चैनल पर, ठीक है। तो और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा पाऊंगी तब तक मैं कोशिश करूंगी। पेपर 1 दोनों ही, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के पेपर 1 के ही क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, बिकॉज एक ही पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल पाए। कम से कम एक पेपर में आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाए, यही मेरी कोशिश, ठीक है। एक बार आपका सेमेस्टर 3 वालों का भी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इनका पहला पेपर होता है स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अगेन यहाँ पर लीडरशिप टॉपिक सिर्फ तो मैंने कराया है, ये भी कराया है, थ्योरीज कराई हैं, ये कराया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, सिर्फ 10 स्टेप्स आप बुक से या इजी नोट से देख लीजिए, उसके अंदर आप अपने आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ये पूरा जनरल टॉपिक है, लीडरशिप क्या होती है, एजुकेशनल लीडरशिप कैसे यूज़ होती है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा एक जनरल टॉपिक ही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसी तरीके से बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस मैंने कराए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वीडियोज़ में कराए हुए हैं, आप देख लेंगे। और उसके बाद आप खुद को रिलेट करके लिख पाएंगे। एक ये है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं भी कराऊंगी इसको, ये आता है, लास्ट ईयर भी आया है। स्वॉट एनालिसिस मैंने करा दी है, अगेन इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं यहाँ भी यही आपसे कहूँगी कि ये जो यहाँ पर टॉपिक लिखा है इसी को पढ़िए, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन जो इस पर बने हुए हैं वो मत पढ़िए, ये क्या होती है अगर आप ये समझ लेंगे अपने आप वहाँ जाके लिख। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेम ही है। एडमिनिस्ट्रेशन हायर लेवल हो जाता है, जैसे हमारे मिनिस्ट्री एंड ऑल हो गया, उसी के नीचे आ जाते हैं स्कूल वाले, जो वो स्कूल मैनेजमेंट हो जाता है। इसके फंक्शन, रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, स्कूल बिल्डिंग डिज़ाइन, बहुत कॉमन कॉमन सा टॉपिक है। आपको इस लाइन जो ये लिखा हुआ है ना, ये टॉपिक, बस इसी टॉपिक को पढ़ते जाना है। अगेन लेबोरेटरी, फील्ड, प्लेग्राउंड, ये सब के बारे में जनरल टॉपिक्स हैं, आप अच्छे से कर लेंगे। सेम यहाँ भी यही आता है। एक दूसरे को देखिए कहाँ कौन सा टॉपिक किससे कोरिलेट हो रहा है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में हम किस चीज़ को कहाँ पे डाल सकते हैं, उसको वहाँ पर डाल के लिख देना है। ये माइंड अपना सेट करके जाएंगे तो ईजी होगा। वैसे भी आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया है तो आपको कुछ ना हद तक आइडिया होगा कि कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड पेपर है, लास्ट है गाइडेंस। ये काफ़ी ईजी पड़ता है। गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों पर हम सेम लिख दे सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड ऑल। एक इम्पॉर्टेंट है गाइडेंस और काउंसलिंग का डिफरेंस, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपको दोनों को डिस्क्राइब करने में ईजी होगा, ठीक है। गाइडेंस सर्विसेज ऑब्वियसली पढ़ लेंगे आप, टॉपिक से मैंने बोला है। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, 5 डेज़ में एक बार पूरी चीज़ें देख लेंगे, फिर हर टॉपिक के बारे में 8 to 10 लाइन अपने माइंड में सेट कर लेंगे। क्लियर है? जिससे अब वहाँ पर जाके आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और आप इजीली उस चीज़ को लिख पाएँ। तो आई होप कि मैं अपनी बात आपको तक पहुँचाने में सफल रही हूँ, आपको समझ में आया है कि कैसे आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।